डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी का फ्रांस स्लोवाकिया दौरा संपन्न। गुरुवार देर रात फ्रांस से भारत के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। पीएम ने फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा को सफल बताया। मैक्रो ने हिंदी में कहा, भारत फ्रांस की दोस्ती अमर रहे। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच इजरायल ने फिर किया लेबनान पर हमला। नाराज ईरान ने बातचीत के लिए स्विट्जरलैंड आने से किया इनकार। उधर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजरायल पर साधा निशाना, कहा इजरायल अलग थलग पड़ा। राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेल। झारखंड राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस की हार। भाजपा समर्थित उद्योगपति परिमल नाथवानी ने कांग्रेस कोटे के उम्मीदवार प्रणब झा को हराया। हार के बाद कांग्रेस बोली, राजद माले ने नहीं दिया साथ। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिवसीय फ्रांस और स्लोवाकिया दौरा पूरा कर गुरुवार देर रात भारत के लिए रवाना हो गए। इस दौरान उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया और कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात भी की, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल रहे। पेरिस में आयोजित विवाचेक 2026 सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि फ्रांस और भारत और यूरोप के तकनीकी इकोसिस्टम को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभरा है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने हिंदी में वीडियो संदेश जारी कर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और भारत फ्रांस मित्रता को और मजबूत बनाने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा को उपलब्धियों और साझेदारी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभर रहा है। पीएम मोदी ने तकनीक के लोकतंत्रीकरण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में समावेशी विकास की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत आज डिजिटल नवाचार का वैश्विक केंद्र बन रहा है और दुनिया के आधे डिजिटल लेन देन भारत में हो रहे हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के साथ हुए शांति समझौते का विरोध कर रहे इजरायली नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि इजरायल को मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों की वास्तविकता को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल सैन्य कार्रवाई से हर समस्या का समाधान संभव नहीं है और छोटे देश होने के नाते इजरायल के सामने सीमित विकल्प हैं। वेंस ने डोनाल्ड ट्रंप को इजरायल का सबसे बड़ा समर्थक बताते हुए नेतन्याहू सरकार पर अमेरिका को लेकर सवाल खड़े करने की आलोचना की। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम समझौते को लेकर कूटनीतिक गतिविधियां तेज हैं। हालांकि स्विट्जरलैंड में होने वाली दोनों देशों की प्रस्तावित वार्ता फिलहाल रद्द कर दी गई है। व्हाइट हाउस के अनुसार जेडी वेंस की स्विट्जरलैंड यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। दूसरी ओर इजरायल ने दक्षिणी लेबनान से सेना नहीं हटाने का संकेत दिया है, जबकि क्षेत्र में तनाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। समझौते के बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बढ़ी है और भारत का LNG टैंकर दिशा सुरक्षित रूप से दहेज बंदरगाह पहुंच चुका है। इसे क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर क्रॉस वोटिंग ने बड़ा उलटफेर कर दिया है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद सत्तारूढ़ महागठबंधन अपने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार प्रणब झा को जीत नहीं दिला सका। प्रणब झा को कुल 21 वोट मिले, जिनमें 1 वोट अमान्य घोषित कर दिया गया। वहीं केवल 24 विधायकों के समर्थन के भरोसे मैदान में उतरी एनडीए ने रणनीतिक बढ़त हासिल करते हुए अपने समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को 30 वोट दिलाकर जीत दर्ज कराई। हालांकि उनके भी 2 वोट अमान्य रहे। दूसरी ओर झामुमो उम्मीदवार बैजनाथ राम ने 30 वोट हासिल कर आसानी से जीत सुनिश्चित कर ली। दोनों विजेताओं को प्रथम वीरता के वोटों के आधार पर ही जीत मिल गई, जिसके चलते दूसरी वरीयता के मतों की गिनती की आवश्यकता नहीं पड़ी। चुनाव परिणाम के बाद झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने गठबंधन सहयोगियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजद और भाकपा माले के कुछ विधायकों ने साथ नहीं दिया और यदि महागठबंधन पूरी तरह एकजुट रहता तो नतीजे अलग हो सकते थे। अयोध्या में पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे ने राम मंदिर दान प्रकरण को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर गंभीर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है।
सिविल लाइन स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दान पात्र में कथित अनियमितताओं से करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व कर्मचारी महिपाल सिंह की शिकायत के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। पांडे ने यह भी सवाल उठाया कि बिना एफआईआर दर्ज हुए एसआईटी जांच किस आधार पर संचालित की जा रही है। उन्होंने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए गोबर के ढेर से नकदी और अन्य स्थानों से आभूषण मिलने के मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग की। साथ ही 8 महीने की सीसीटीवी फुटेज हटाए जाने के आरोपों की भी जांच करने की बात करी। पूर्व मंत्री ने ट्रस्ट में चारों शंकराचार्यों और अयोध्या के प्रमुख संतों को शामिल करने की मांग करते हुए सभी आरोपों, नियुक्तियों और संपत्तियों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र की राजनीति में 2022 जैसी बड़ी टूट की तस्वीर फिर उभरती दिख रही है, जहां शिवसेना यूबीटी को लोकसभा स्तर पर बड़ा झटका लगा है। पार्टी द्वारा दिल्ली में बुलाई गई आपातकालीन बैठक में 9 सांसदों में से केवल 3 ही पहुंचे, जबकि 6 सांसद नदारद रहे। 3 पंक्ति विहिप जारी होने के बावजूद बैठक में बागी सांसदों की अनुपस्थिति ने पार्टी के भीतर गहरी नाराजगी और फूट के संकेत दे दिए। बताया जा रहा है कि नागेश आष्टीकर, संजय देशमुख, संजय जाधव, संजय दीना पाटिल, ओम प्रकाश राजेनिबालकर और भाऊ साहेब वाकचौरे ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने की इच्छा जताई है। सूत्रों के अनुसार इन सांसदों ने विलय संबंधी पत्र पर हस्ताक्षर कर उसे लोकसभा अध्यक्ष को भी सौंप दिया है। इस घटनाक्रम ने उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी के लिए नया राजनीतिक संकट खड़ा कर दिया है और अब इन सांसदों के औपचारिक रूप से शिंदे गुट में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 और 21 जून को 2 दिवसीय बुंदेलखंड दौरे पर रहेंगे, जिसके तहत वो ललितपुर, झांसी, महोबा और हमीरपुर का भ्रमण करेंगे। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान चारों जिलों में चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। साथ ही करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात प्रदान करेंगे। नीति आयोग की बैठक में बुंदेलखंड में एम्स की स्थापना की मांग उठने के बाद महोबा समेत पूरे क्षेत्र में नई उम्मीदें जगी हैं। मुख्यमंत्री का दौरा 20 जून को ललितपुर से शुरू होगा और 21 जून को हमीरपुर के राट में समाप्त होगा। दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। एडीजी प्रयागराज जोन ने डीएम और एसपी की मौजूदगी में कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महोबा के मोदी ग्राउंड में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। अंबेडकर नगर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कई फीडरों की बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। बेवाना, गोहन्ना और गौरा फीडर से जुड़े क्षेत्रों में पिछले 15 घंटे से अधिक समय से बिजली आपूर्ति बाधित है। लंबे समय से बिजली न आने के कारण हजारों की आबादी गंभीर परेशानी का सामना कर रही है। भीषण गर्मी और उमस के बीच लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है और पेयजल सहित कई आवश्यक सेवाओं पर भी असर पड़ा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग समस्या के समाधान में गंभीरता नहीं दिखा रहा है। लगातार कटौती और आपूर्ति ठप रहने से उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं विभाग का दावा है कि तकनीकी खामी को दूर करने का काम तेजी से चल रहा है और देर शाम तक बिजली आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। फिलहाल क्षेत्र की जनता बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा भुगतने को मजबूर है। श्रावस्ती में पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचकर साप्ताहिक परेड की सलामी ली और परेड का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ सामूहिक दौड़ लगाकर शारीरिक दक्षता का भी जायजा लिया। एसपी ने पीआरवी वाहनों, दंगा निरोधक उपकरणों तथा अन्य आवश्यक संसाधनों की जांच कर उनकी कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पुलिस कर्मियों की भोजन व्यवस्था, बैरकों की स्वच्छता और परिसर की साफ सफाई का भी अवलोकन किया गया। राहुल भाटी ने पुलिस बल को अनुशासन, समयबद्धता और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने की सीख दी। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को फिटनेस बनाए रखने और पेशेवर दक्षता बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर अव्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। बदायूं के वजीरगंज थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा सड़क हादसा उस समय हो गया जब यात्रियों से भरी तेज रफ्तार डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस करीब 100 मीटर तक सड़क पर घिसटती रही, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक चालक लगातार लगभग 400 किलोमीटर तक बस चला रहा था और इसी दौरान उसे नींद की झपकी आ गई। यात्रियों ने चालक को सावधान करने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ ही देर बाद बस हादसे का शिकार हो गई। दुर्घटना में 1 दर्जन से अधिक यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस, एम्बुलेंस और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गया और बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। पीलीभीत के माधो टांडा थाना क्षेत्र के जंगल मार्ग में हुई सड़क दुर्घटना के बाद पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए सराहनीय कार्य किया। 2 बाइकों की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू किया गया। पुलिस कर्मियों ने बिना समय गंवाए घायलों को प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराई और एम्बुलेंस की मदद से उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। समय रहते मिली मदद से घायलों को शीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकी। पुलिस की तत्परता और संवेदनशीलता की क्षेत्र में जमकर प्रशंसा हो रही है। स्थानीय लोगों ने पुलिस के इस मानवीय कदम को सराहते हुए इसे जनसेवा का उत्कृष्ट उदाहरण बताया है। फिलहाल दोनों घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है और उनकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। बदायूं में मुकदमा वापस लेने के कथित दबाव के बीच एक परिवार पर हमले का मामला सामने आया है। थाना बिनावर क्षेत्र के निजामपुर पस्तौर गांव निवासी मोहम्मद मशरूफ के अनुसार वो शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे थे, जहां से उन्हें प्रार्थना पत्र के साथ थाना बिनावर भेजा गया। आरोप है कि सदर कोतवाली क्षेत्र की पुरानी चुंगी के पास पहुंचते ही 15 से 20 लोगों ने उनकी स्विफ्ट डिजायर कार को घेर लिया और हमला बोल दिया। हमलावरों ने डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर हुजूर अहमद, मुशीर अहमद, मशरूर रसूल अहमद और अमीर अहमद को घायल कर दिया। पीड़ितों का आरोप है कि हमलावर तमंचा लहराते हुए जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। घटना के दौरान कार में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। मामले की शिकायत पुलिस में की गई है, जिसके बाद घायलों का जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। बाराबंकी की सिरौली गौसपुर क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में साइकिल सवार व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा बदोसराय रामनगर मार्ग पर मरकामऊ स्कूल के पास सुबह करीब 7 बजे हुआ। जानकारी के अनुसार सेवड़ा निवासी 45 वर्षीय मोहम्मद इस्लाम साइकिल से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रेलर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मोहम्मद इस्लाम लहसुन का कारोबार कर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और अपने पीछे 6 वर्षीय पुत्र सहित परिवार को छोड़ गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है। लखनऊ के हरदोई रोड स्थित दुबग्गा इलाके में एक विशालकाय अजगर दिखाई देने से लोगों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बरदानी बाबा हनुमान जी मंदिर के पास नाले के किनारे लोगों ने कुछ फुट लंबे अजगर को देखा, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अजगर को देखकर राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। कई लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे घटना चर्चा का विषय बन गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। काफी मशक्कत के बाद टीम ने अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया। वन विभाग के अधिकारियों ने अजगर को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। समय रहते की गई कार्रवाई से किसी भी प्रकार की अनहोनी टल गई और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र में तैनात एक एसएसआई पर 14 वर्षीय किशोर की पिटाई करने का आरोप लगने से मामला चर्चा में आ गया है। दौलतपुर गांव निवासी कक्षा 8 के छात्र बिमल के परिजनों का आरोप है कि गांव में 2 बच्चों के बीच चल रहे विवाद के दौरान मौके पर पहुंचे एसएसआई संतोष कुमार राय ने बिमल के साथ भी मारपीट की। परिवार का कहना है कि बिमल का झगड़े से कोई संबंध नहीं था और वो केवल खेत की ओर जा रहा था। घटना के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है। लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र में उस समय हलचल मच गई जब एक युवक भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर चढ़कर बैठ गया।
ये घटना पतंग पार्क स्थित दरिया वाली मस्जिद के पास सामने हुई है, जहां युवक को प्रतिमा पर बैठे देख बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को नीचे उतारने के लिए लगातार समझाने का प्रयास करती रही। काफी देर तक समझाने के बाद युवक प्रतिमा से नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ, जिससे क्षेत्र में गहमा गहमी का माहौल बना रहा। पुलिस ने धैर्य और सूझबूझ का परिचय देते हुए युवक से बातचीत जारी रखी। लंबे प्रयासों और मशक्कत के बाद पुलिस कर्मियों ने युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया। इसके बाद उसे अपने साथ लेकर पूछताछ शुरू की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और युवक की समस्या समझकर उसके समाधान का प्रयास किया जा रहा है। जल जीवन मिशन की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सदर तहसील के कुदराहा ब्लॉक स्थित राजपुर गांव में मिशन के तहत निर्मित पानी की टंकी पानी भरते ही अचानक फट गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। घटना के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्माण में भारी अनियमितताएं बरती गई, जिसके चलते टंकी इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त हो गई। सूत्रों के मुताबिक ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण कार्य में धांधली किए जाने की आशंका जताई जा रही है। आरोप ये भी है कि केवल ऑपरेटर पर कार्रवाई कर विभागीय कमियों को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। इस घटना ने जल जीवन मिशन के तहत बनाए जा रहे अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र स्थित डालीबाग बंधा इलाके में सिंचाई विभाग की कार्रवाई के दौरान लोगों का भारी विरोध देखने को मिला। विभाग की टीम बंधे के किनारे बने मकानों पर कार्रवाई करने पहुंची और कई घरों पर नोटिस चस्पा किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे और उनके पूर्वज कई पीढ़ियों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं तथा स्वतंत्रता से पहले से यहां उनका निवास है। कार्रवाई के दौरान जनता और अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। विरोध के बीच बुलडोजर चलाने का प्रयास किया गया, लेकिन लोगों के बढ़ते आक्रोश के बाद कार्रवाई को रोकना पड़ा। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि पूर्व में भी जांच हो चुकी है और तब उनके निवास को वैध पाया गया था। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर अब सिंचाई विभाग किस आधार पर जमीन का दावा कर रही है। सैकड़ों की संख्या में एकत्र लोगों ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कार्रवाई का विरोध दर्ज कराया। कासगंज पुलिस कार्यालय के सभागार में पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह की अध्यक्षता में अपराध समीक्षा गोष्ठी और सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी त्योहारों को देखते हुए जनपद में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। एसपी ओपी सिंह ने अधिकारियों और कर्मचारियों को शासन की मंशा के अनुरूप भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भ्रष्टाचार या लापरवाही के किसी भी मामले में दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित किया कि थाना क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर बीट सिपाही से लेकर थाना प्रभारी तक की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने जनप्रतिनिधियों, आगंतुकों और फरियादियों के साथ सौम्य व्यवहार करने तथा उनकी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। जौनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित प्रेक्षागृह में विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों ने अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य परामर्श प्राप्त किया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथी डॉक्टर अजय श्रीवास्तव ने लोगों को खसरा और चेचक जैसी संक्रामक बीमारियों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने बताया कि इन बीमारियों के उपचार के लिए आवश्यक दवाएं जिला चिकित्सालय में उपलब्ध हैं और मरीजों को निःशुल्क दी जाती हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव ने समय पर उपचार कराने तथा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने की अपील की। जौनपुर में 5 वर्षों से फरार चल रहे एक वांछित आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। सुजानगंज थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में वांछित आरोपी श्रीकांत पांडे के घर पर न्यायालय के आदेशानुसार धारा 82 सीआरपीसी का नोटिस चस्पा किया। इस दौरान पुलिस टीम ने गांव में मुनादी कर आरोपी को निर्धारित समय के भीतर न्यायालय में उपस्थित होने की चेतावनी भी दी। आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी से संबंधित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है और वो लंबे समय से फरार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि न्यायालय के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए ये कार्रवाई की गई है। श्रद्धा कपूर की आगामी बायोपिक फिल्म ईथा का पहला टीजर सामने आते ही चर्चा का विषय बन गया है। निर्देशक लक्ष्मण उतेकर की ये फिल्म प्रसिद्ध लावणी कलाकार बिठाबाई भाऊ
मांग नारायण गांवकर के संघर्ष, साहस और समर्पण की कहानी को बड़े पर्दे पर पेश करेगी। टीजर में श्रद्धा कपूर गर्भवती बीठाबाई के किरदार में नजर आ रही हैं और अपनी प्रभावशाली अदाकारी से दर्शकों को प्रभावित करती दिखाई दे रही हैं। कहानी के एक अहम दृश्य में वो गर्भावस्था के बावजूद मंच पर प्रस्तुति देती रहती हैं और प्रसव पीड़ा शुरू होने के बाद भी अपना साहस नहीं खोती। टीजर में दिखाया गया है कि वो बच्चे को जन्म देने के बाद भी अपनी प्रस्तुति जारी रखती हैं, जो उनके अदम्य जज्बे को दर्शाता है। श्रद्धा का ये रूप दर्शकों के लिए पूरी तरह नया और चौंकाने वाला साबित हुआ है। फिल्म में उनके साथ रणदीप हुड्डा भी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। टीजर को सिनेमाघरों में कॉकटेल 2 के साथ प्रदर्शित किया गया, जहां इसे दर्शकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना अभिनीत रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कॉकटेल 2 सिनेमाघरों में रिलीज होते ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर दर्शकों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जहां कई लोगों ने इसकी मनोरंजक कहानी, संगीत और शानदार विजुअल्स की सराहना की है। हालांकि कुछ दर्शकों का मानना है कि फिल्म की कहानी में भावनात्मक गहराई की कमी नजर आती है। दर्शकों के अनुसार फिल्म में कृति सेनन की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा प्रभावशाली रही और उन्होंने अपने अभिनय से सभी का ध्यान आकर्षित किया। कई समीक्षाओं में कृति की तुलना पहले भाग में दीपिका पादुकोण के प्रभावशाली किरदार से की गई। वहीं कुछ दर्शकों ने शाहिद कपूर के अभिनय को अपेक्षाकृत कमजोर और रश्मिका मंदाना के किरदार को कम प्रभावी बताया है। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। युवा ऑफ स्पिनर श्रेयंका पाटिल टखने की चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के दौरान फील्डिंग करते समय उनके दाएं पैर में चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें मैदान से स्ट्रेचर पर बाहर ले जाना पड़ा। उनकी जगह अनकैप्ड लेग स्पिनर प्रेमा रावत को भारतीय टीम में शामिल किया गया है, जिसे आईसीसी की तकनीकी समिति ने मंजूरी दे दी है। प्रेमा रावत हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर भारत ए टीम का हिस्सा थी और अब सीनियर टीम से जुड़ेंगी। वहीं हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम शानदार परफॉर्म में है और पाकिस्तान व नीदरलैंड्स को हराकर ग्रुप 1 में शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। फीफा विश्व कप 2026 में मेक्सिको ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए ग्रुप ए के मुकाबले में साउथ कोरिया को 1-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह बनाने वाली पहली टीम बनने का गौरव हासिल किया है। मैच का एकमात्र और निर्णायक गोल लुइस रोमो ने 50वें मिनट में किया, जब साउथ कोरिया के गोलकीपर किम सियोंग ग्यू और डिफेंडर ली गी-ह्यूक के बीच तालमेल की कमी का फायदा उठाते हुए उन्होंने गेंद को जाल में पहुंचा दिया। मुकाबले के अंतिम क्षणों में साउथ कोरिया के पास बराबरी का सुनहरा मौका था, लेकिन मेक्सिको के गोलकीपर राउल रांगेल ने शानदार बचाव कर टीम की बढ़त कामयाब रखी। तो फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।